हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 71 में? कहता है कंसीडर द, एक कंपाउंड दिया हुआ है, कंसीडर द हाइड्रोजन एटम अटैच टू द 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। ठीक है, आप तो पढ़े ही होंगे। अब इसमें से कहता है कि जहाँ जहाँ पर एरो लगाया हुआ है, कहने का मतलब एक नंबरिंग किया हुआ है हाइड्रोजन को, आपको क्या करना है कि ये बताना है कि इन तीनों हाइड्रोजन में से 1, 2, 3 में से कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन को पहचानना बहुत ही आसान होता है। वो इसलिए क्योंकि हमें क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले नंबर, अगर वो हाइड्रोजन एसिडिक है तो इसका मतलब वो H+ के रूप में बाहर जाएगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ से H+ को रिमूव करना है। तो जब आप वहाँ से H+ को रिमूव करोगे तो वहाँ पर एनायन बनेगा, और फिर एनायन की स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, एनायन बनाना है और एनायन की स्टेबिलिटी देख लेना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस कंपाउंड को बना देता हूँ एक बार दोबारा। ये 1, 2, ठीक है, फिर उसके बाद 3, 4 में C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद O, और फिर यहाँ पर C और C। ठीक है, एक बार और बनाते हैं, इस तरह से ये भी बना दिया। एक बार और बना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों पर जहाँ जहाँ दिखाया हुआ है वहाँ कार्बन आयंस। तो देखिए यहाँ ये, इसको 1 बोल देता हूँ, फिर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर कार्बन आयन बना देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं कार्बन आयन, यहाँ पर देखिए कार्बन है, यहाँ पर कार्बन आयन बना देता हूँ और इसको मैं 3 बोल देता हूँ। ठीक है, हमें ये देखना है कि इन तीनों कार्बन आयंस में से कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी कार्बन आयन स्टेबल तभी होगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग तब देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि देखिए, जैसे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में अगर इस एनायन की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जो है इस C डबल बॉन्ड O के द्वारा यहाँ पर -M इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एनायन को स्टेबिलिटी मिलता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा, मतलब कोई एक ऐसा ग्रुप हो जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, खींचे। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक -M ग्रुप है जो कि यहाँ से एनायन को खींच रहा है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में क्या हो रहा है, दूसरे नंबर में देखिए ये रेजोनेंस इधर भी कर सकता है, मतलब -M ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, और ये रेजोनेंस इधर भी कर सकता है तो -M ग्रुप यहाँ पर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है दो -M लग रहा है। तो 1 और 2 में अगर एनायन की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो 2 का एनायन ज़्यादा स्टेबल है, किससे, 1 से। अच्छा, अब 3 में देखते हैं। देखिए 3 में जो एनायन है बच्चों, उसमें सबसे पहला नंबर तो इधर से CH3 है, तो CH3 का मतलब क्या हो गया, CH3 का मतलब ये हो गया कि इधर से +I इफेक्ट लग रहा है, जबकि लगना क्या चाहिए था, -I इफेक्ट। ठीक है, और तो और देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, इस तरफ जो है रेजोनेंस तो कर नहीं पाएगा, लेकिन लोन पेयर और निगेटिव चार्ज में आपस में रिपल्सन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे कम स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो आपको 3 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और तो इस हिसाब से जो है 2, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर से देखिए वही बात आ गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमें देखना है, तो हमें क्या करना है, सबसे प्रोटॉन निकालना है और कार्बन आयन बना लेना है। ठीक है, जैसे देखिए पहले वाले में मैं कार्बन आयन बनाता हूँ तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, दूसरे वाले में कार्बन आयन बनाता हूँ तो यहाँ पर बनेगा, और तीसरे वाले में कार्बन आयन बनाता हूँ तो ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार फिर से बना देता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए ऐसा, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N कर दिया, और उसके बाद जो है माइनस चार्ज। अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पर डिपेंड करता है। तो अब हम देखना है कि इसमें से कौन सा एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है।
देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइक्लोपेंटाडाइईन का जो एनायनिक सिस्टम है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक है। तो यहाँ पर देखिए जो जेड है वो भी एरोमेटिक ही है, लेकिन जेड में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है। क्या है वो? यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज जो है ना वो इस Cn के साथ जो है रेजोनेंस कर सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर Cn जो है वो एक -m इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। Cn क्या कर रहा है? -m इफेक्ट दे रहा है। तो हम बोलेंगे कि X भी एरोमेटिक है और Z भी एरोमेटिक है, लेकिन Z में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर क्या दिख रहा है हमें? -m वाला। तो X और Z में अगर बात किया जाए तो Z ज़्यादा स्टेबल है X से। अब Y की बात कर लें तो Y देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पर ये पहला नंबर तो साइक्लिक है, ठीक है। फिर उसके बाद सारे के सारे कार्बन जो है sp2 है, यहाँ तक भी सही है। तो sp2 है, इसका मतलब प्लेनर हो गया। और पाई इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर कितना है? 8 है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन 8 हो जाने के कारण ये कंपाउंड क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक होता है ना। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है हाईली अनस्टेबल होता है। तो इस हिसाब से अगर तीनों में एनायन की बात की जाए तो जेड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि एरोमेटिक भी है और -m इफेक्ट भी लग रहा है यहाँ पर। और फिर X है और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। तो बताइए ZXY को लेकर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि इन विच पेयर द सेकेंड कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट कंपाउंड, है ना। आपको देखना है कि सेकेंड कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है फर्स्ट से। तो देखिए बहुत ही आसान है, वही वाली बात, आपको क्या करना है? कार्बन आयंस बनाने हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर पहले वाले में अगर कार्बन आयन बनाऊँ मैं तो ये देखिए यहाँ पर CH- बनेगा और ये NO2 और यहाँ पर जो है ये Br, ठीक है। अब उसके बाद जो है दूसरा वाला में जैसे देखिए अगर कार्बन आयन बनाऊँ मैं तो CH2 पर निगेटिव चार्ज हो गया और CH3 हो गया। ये इस तरह से मैंने बना लिया। अगर आप यहाँ पर अब एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो देखिए एनायन की स्टेबिलिटी में फर्स्ट का एनायन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये NO2 ग्रुप जो है यहाँ पर क्या करेगा? -m इफेक्ट लगाएगा, है ना, रेजोनेंस कर सकता है। क्यों? स्ट्रक्चर देखिए N डबल बॉन्ड O इसी तरह का तो होता है, ठीक है। तो कंजुगेटेड सिस्टम होने के कारण ये -m इफेक्ट लगाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बनने वाला जो एनायन है वो स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंपाउंड जो है ज़्यादा एसिडिक है सेकेंड से। ऐसे ही देखिए सेकेंड में अगर मैं बनाऊं तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर CH- और Cn, ठीक है। और दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर लगा दीजिए आप CH3 पर निगेटिव चार्ज, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें देखिए यहाँ पर जो Cn ग्रुप लगा हुआ है तो Cn के कारण जो है ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है। बोले तो इसके ऊपर जो है -m का इफेक्ट 2 लग रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? केवल एक ही -m इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसमें भी जो है फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा है। बोले तो फर्स्ट का एनायन जो है सेकेंड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है। वैसे अगर थर्ड में अगर अब बात करें चॉइस में तो देखिए थर्ड में क्या होने वाला है? थर्ड में हम लोग क्या करेंगे? वैसे ही सबसे पहला नंबर एनायन बना लेंगे। एसिडिक हाइड्रोजन निकालिए ऑक्सीजन से, तो जैसे हम यहाँ पर बनाएंगे एनायन तो यहाँ भी बना देते हैं, यहाँ भी बना देते हैं, ठीक है। अब इस एनायन को स्टेबिलिटी देखिए, ये एनायन जो है रेजोनेंस करके रिंग में आएगा। तो ये तो रिंग तो देखिए दोनों में है, लेकिन फर्स्ट वाले में एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या दिया हुआ है? ये C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O जो है इलेक्ट्रॉन को खींच कर लाएगा। बोले तो -m इफेक्ट लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरा पोजिशन पर है। हम जानते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले का एनायन जो है ज़्यादा स्टेबल है। तो भाई तीनों में फर्स्ट का एनायन ज़्यादा स्टेबल है, तो हमसे पूछा है कि बताइए कि इसमें सेकेंड ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियस बात है डी होगा। लेकिन ऐसे आंख बंद करके जवाब नहीं देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका भी एनायन बनाइए और इसका भी एनायन बनाइए, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर एक पैरा पोजिशन पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो CH3 ग्रुप क्या करेगा? एक हाइपर कंजुगेशन करेगा, प्लस का हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हम जानते हैं कि रेजोनेंस में कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है
और हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा पाई का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर बात तो ऐसा ही है ना कि जैसे देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज था और ये निगेटिव चार्ज रिंग में आएगा दोनों में रेजोनेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर CH3 ग्रुप के कारण जो है इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय इलेक्ट्रॉन पुश किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 1 और 2 में अगर बात किया जाए तो सेकेंड का एनायन ज़्यादा स्टेबल है, तो बोले तो सेकेंड ज़्यादा स्टिक है डी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कहता है कि इतने कंपाउंड दिए हुए हैं और फिर कहता है इसमें से जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके बारे में बताइए। जैसे देखिए मैं सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी अंडरलाइन किया हुआ है उनके सारे के स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। तो इसलिए कि यहाँ पर क्या है, CH2 है और फिर यहाँ पर देखिए CH दिया हुआ है, ठीक है। ये कंडेंस फॉर्म में होता है। देखो बच्चों, कंडेंस फॉर्म में बॉन्ड दिखाया हुआ नहीं होता है, बॉन्ड हमें अनुमान लगाना होता है। तो देखिए CH2 है, इसका मतलब इस कार्बन के पास, कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो इसका मतलब इसको 2 बॉन्ड बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड आएगा। फिर उसके बाद CH के बारे में देखिए, इसने कितने 3 बॉन्ड बना लिए, तो एक CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया sp2, ये क्या हो गया sp2 और ये क्या हो गया sp3 हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए इसको देखिए आप, CH2 दिया हुआ है तो CH2 है, इसका मतलब कार्बन ने 2 ही बॉन्ड बनाया, इसका मतलब 100% यहाँ पर डबल बॉन्ड ही आएगा। फिर C, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर भी देखिए डबल बॉन्ड ही आएगा और CH Cl हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसमें अंडरलाइन किया हुआ, देखो इसमें पहले में अंडरलाइन था, इसमें देखिए बीच वाले में अंडरलाइन है, तो ये sp है और यही अंडरलाइन किया हुआ था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब वैसे ही जैसे देखिए यहाँ पर Z के बारे में बात करें तो आपको पता है कि कार्बोकेटायन जो है ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज कैसे, तो देखिए CH3 और यहाँ पर जो है 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 3 बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसके कारण ये sp2 हो गया, ठीक है। तो ये sp2 हो गया, ये क्या है sp हो गया और ये क्या हो गया, ये sp2 हो गया, ठीक है। चलिए इसमें जो है यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ दिखाया हुआ नहीं है, तो ये हो गया sp, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए CH3CN है, तो CH3 बना लीजिए और CN का स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो बोले तो ये sp हो गया, है ना, तो ये sp हो गया। अब उसके बाद इसका बनाते हैं, तो देखिए ये क्या है, C के साथ जो है 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं Me लिख देता हूँ, Me लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड N होगा, है ना, डबल बॉन्ड N होगा और इस N से एक NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। N से क्या जुड़ा हुआ है, NH2। कैसे पता, देखिए इस कार्बन के पास 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है और उसके बाद डायरेक्ट CN लिखा हुआ है, तो वैसे तो CN का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पर जो है 2 ही मिथाइल ग्रुप इस कार्बन ने बनाए, तो सबसे पहला नंबर तो ऑक्टेट इसका पूरा होगा, तो 2 बॉन्ड यहाँ पर बना लिया। अब कहता है इस नाइट्रोजन के बारे में बताइए, तो नाइट्रोजन जो है देखिए 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर हो गया, तो ये क्या हो गया, sp2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो तो क्या सारे तो बता ही दिए, तो चलिए बताइए कि sp कहाँ कहाँ हमें देखने को मिला, ठीक है। sp हमें एक तो देखने को मिला V में, sp हमें देखने को मिला X में और sp हमें देखने को मिला Y में, तो V X Y, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।